Dear students, hope you all are practicing the numerical that we have completed in our last session. Okay, and do regular practice of that numerical because it is very important. बहुत ही important है numerical, जिसको आप regular practice करते रहिए. Okay, और आज हम पढ़ेंगे कि वही जो आप capital structure पढ़ रहे थे, okay, उसी का हमने numerical solve किया था. financial leverage का जो हमने डेप्थ कितना लेना है, इक्विटी किस कंडीशंस में लेना है, तो वो हमने सॉल्व किया था न्यूमेरिकल्स में. ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को. यानी कि एक फाइनेंस मैनेजर है, उसे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को तैयार करना है कि कितना हम डेप्थ लेंगे और कितना हम इक्विटी लेंगे. तो उसके अनुसार वो क्या करता है, वो कुछ चीज़ों को सोचता है, कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ कारण है उसको ध्यान में रखना पड़ता है. उसके बाद वो क्या कर सकता है, डिसीजन अच्छे से ले सकता है. ओके, तो सबसे पहले फाइनेंस मैनेजर को क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट इज कैश फ्लो पोजीशन. फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कंपनी में कैश बहुत आ रहा है, ओके, कंपनी को फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है और कैश आ रहा है, तो इजीली क्या ले सकता है, इजीली वो डेप्थ ले सकता है, इजीली डेप्थ ले सकता है. लेकिन अगर कंपनी को कैश फ्लो कंपनी का अच्छा नहीं है, कंपनी के पास कैश अवेलेबल नहीं हो रहा है, उसके गुड्स बिक नहीं रहे हैं और कैश अवेलेबल नहीं है, तो कभी भी वो डेप्थ नहीं लेगा. वो क्या प्रेफर करेगा, इक्विटी प्रेफर करेगा. ओके, दैट इज कैश फ्लो पोजीशन. तो इसमें जब हम फैक्टर्स को हम ध्यान रखते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि कंपनी डेप्थ किस कंडीशन में लेगी और कंपनी इक्विटी किस कंडीशंस में प्रेफर करेगी. ओके, ये हमेशा ध्यान रखना है. जैसे मैंने आपको बताया, कैश फ्लो पोजीशन में अगर कंपनी के पास कैश आ रहा है तो वो इजीली डेप्थ ले लेगी. क्यों, वो इजीली इंटरेस्ट पेड कर सकती है. अगर कैश नहीं आ रहा है तो कभी वो डेप्थ नहीं लेगा, वो किस में जाएगी, इक्विटी में जाएगी. ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स कंपनी अर्न प्रॉफिट बिफोर पेइंग ईबीआईटी, इंटरेस्ट और टैक्स. इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितनी बार प्रॉफिट अर्न किया, वो कैसे मालूम चलेगा, वो मालूम होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के थ्रू. ओके, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, ध्यान से सुनिएगा. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है जो हमें ये बताता है कि कंपनी ने अभी इंटरेस्ट पेड नहीं किया है, कंपनी ने अभी टैक्स पेड नहीं किया है, उससे पहले कितनी बार कंपनी का प्रॉफिट इंटरेस्ट वगैरह जमा हो चुका है, प्रॉफिट आ चुका है, कंपनी ने कितना अर्न अभी तक कर चुका है कंपनी, वो कैसे मालूम करता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के थ्रू. ओके, तो अब खुद सोच लीजिए, अगर कंपनी के पास आईसीआर ज्यादा, आईसीआर क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का शॉर्ट फॉर्म है आईसीआर. अगर आईसीआर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास बहुत अच्छी अर्निंग आ गई है, बहुत सारा अर्निंग आ गई है कंपनी के पास. तो अर्निंग अच्छी आ गई है तो अब कंपनी क्या कर सकती है, आराम से डेप्थ ले सकती है, मोर बॉरोड फंड, आराम से डेप्थ ले सकती है. पर अगर आईसीआर कम है, कंपनी का प्रॉफिट कम आया है, तो कभी भी कंपनी डेप्थ नहीं लेगी, कंपनी किस में जाएगी, फिर इक्विटी में जाएगी. किस में जाएगी, इक्विटी में जाएगी. ओके, कभी भी वो डेप्थ प्रेफर नहीं करेगी. तो आईसीआर निकालेंगे, शॉर्ट बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, आईसीआर इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट. ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं ईबीआईटी के बारे में. ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज द स्मॉल फॉर्मूला फॉर आईसीआर. ओके, तो आप समझ गए होंगे आईसीआर क्या होता है. उसी का एक बड़ा भाई है डीएससीआर, डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो. जैसे मैंने बोला, इसमें क्या चेक करते हैं, कंपनी के पास प्रॉफिट कितना आया और कंपनी के पास इंटरेस्ट कितना, कंपनी में कितना इंटरेस्ट कंपनी का इकट्ठा हो चुका है, या फिर इस तरीके से हम बोल सकते हैं कंपनी को कितना इंटरेस्ट भविष्य में देना है. ओके, तो इस तरीके से वो कैसे मालूम चलता है, आईसीआर के थ्रू. और डीएससीआर के थ्रू क्या मालूम चलता है कि कंपनी को इंटरेस्ट भी देना है और कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट भी जमा करना है. ओके, तो कितना जमा करना है उसके थ्रू मालूम चलेगा, डीएससीआर के थ्रू, डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो के थ्रू. अगर मान लीजिए डीएससीआर, ठीक है, तो डीएससीआर क्या होगा, डीएससीआर सिंपल सा मतलब है कंपनी को इंटरेस्ट भी पेड करना है और कंपनी क्या पेड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी पेड करना है. तो अभी तक कंपनी के पास कितना फंड आ चुका है, तो कैसे मालूम चलेगा, वो डीएससीआर के थ्रू. अब जब फंड आ चुका है तो कंपनी अनुमान लगाएगी कि हम डीएससीआर यानी कि हम प्रिंसिपल अमाउंट में जमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास हम इंटरेस्ट पेड कर सकते हैं नहीं कर सकते. तो कैसे मालूम चलेगा, डीएससीआर के थ्रू. फॉर एग्जांपल, ओके, अगर डीएससीआर ज्यादा है, ओके, कंपनी का डीएससीआर ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी का जितना अमाउंट अवेलेबल है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आराम से पेड कर सकते हैं.
और अगर कंपनी के पास DSCR कम है तो इसका मतलब है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पेड नहीं कर पाएंगे, वो प्रेफर क्या करेंगे, इक्विटी प्रेफर करेंगे। ओके, अगर DSCR ज़्यादा है तो डेप्थ ले लेंगे, आराम से डेप्थ ले सकते हैं। DSCR कम है तो कभी भी वो डेप्थ नहीं लेंगे, वो इक्विटी प्रेफर करेंगे। ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जाहिर सी बात है रिटर्न ज़्यादा है तो क्या प्रेफर करेंगे, रिटर्न ज़्यादा है तो डेप्थ प्रेफर करेंगे। वो तो आपके दिमाग में सिंपल सा फंडा बन चुका होगा, इंटरेस्ट रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो आराम से वो डेप्थ ले सकते हैं। ओके, क्यों डेप्थ ले सकते हैं, डेप्थ उनको कम इंटरेस्ट में मिल जाएगा। पर इक्विटी में क्या होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पैसे उन्हें देना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉफिट में ज़्यादा डिविडेंड उन्हें देना पड़ेगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डेप्थ है, ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ज़्यादा डेप्थ देंगे, और कम रिटर्न मिल रहा है तो इक्विटी में चले जाएंगे, चले जाएंगे इक्विटी में चले जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्थ, अब कॉस्ट ऑफ डेप्थ क्या है भाई, कितना कॉस्ट है डेप्थ का, 10% है, 7% है, 8% है, तो वो कॉस्ट ऑफ डेप्थ डिपेंड करता है फाइनेंस मैनेजर पे कि भाई हाँ जहाँ से उसे कम कॉस्ट में डेप्थ मिल जा रहा है वो वही प्रेफर करेगा। फॉर एग्जांपल कंपनी ए, एक कंपनी मान लीजिए दो ऑर्गेनाइजेशन है, दो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, एक 10% में उसे इंटरेस्ट दे रहा है, एक 12% में दे रहा है, तो नो डाउट वो कहाँ से लेगा, जहाँ से उसे 10% मिल रहा है, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ डेप्थ। जहाँ से लो कॉस्ट में से डेप्थ मिल रहा है वहां से वो डेप्थ ले लेगा। ओके, नाउ टैक्स रेट, अगर गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसीज को बहुत इजी बनाती है, टैक्स पॉलिसीज क्या बना रही है, इजी बना रही है, तो क्या करेगा वो आराम से इक्विटी शेयर्स वगैरह में पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बहुत बढ़ा दिया तो कभी भी वो डेप्थ नहीं ले पाएगा फिर। ओके, तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये सब चीजें चेक करना पड़ता है। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब जैसे हम देखते हैं डेप्थ, कॉस्ट ऑफ डेप्थ कितना लग रहा है कि भाई कर्जा का लेंगे तो 10% मिल रहा है कि 12% मिल रहा है, जहाँ पे कम मिलेगा वहाँ से हम ले लेंगे। वैसे होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम चेक करते हैं EPS, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि EPS क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर से जो हम पैसे कमाते हैं वो होता है EPS। ओके, अगर कॉस्ट मान लीजिए अगर EPS ज़्यादा है, EPS क्या आ रहा है, ज़्यादा, देखिए मैंने एरो का साइन लगा हुआ है, EPS ज़्यादा है, ओके, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है, अभी दूसरा कंडीशन होता है अर्निंग पर शेयर क्या बहुत ही कम है। अगर अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा कमा रहा है तो क्या होगा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर में जाएंगे, किसमें जाएंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में जाएंगे। ओके, और अगर अर्निंग पर शेयर को क्या बहुत कम अर्निंग हो रही है तो जाहिर सी बात क्या प्रेफर करेंगे, डेप्थ को प्रेफर करते हैं। ठीक है, ना फ्लोटेशन कॉस्ट, जब हम फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जब भी शेयर इशू करते हैं मार्केट में तो जो भी खर्चे आते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, फॉर एग्जांपल ब्रोकर को कमीशन देना है, अंडरराइटर का फीस देना है, प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है शेयर इशू करने से पहले, तो ये बहुत छोटे खर्चे होते हैं जो एक बिजनेसमैन को बेयर करना पड़ता है। कुछ सोच के देख लीजिए, अगर आप फाइनेंस मैनेजर हैं और अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, शेयर इशू करना है मार्केट में लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्या सोचेगा, अरे भाई छोड़ दो इतना सारा, इतना खर्चा कौन करेगा, इससे अच्छा है सिंपल से क्या प्रेफर करते हैं, डेप्थ प्रेफर करते हैं, डेप्थ ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, कर्जा ले लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगा तो डेप्थ प्रेफर करेंगे। हाँ, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट कम आ रहा है, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या आ रहा है, लो आ रहा है, कम आ रहा है, तब वो क्या प्रेफर करेंगे, इक्विटी प्रेफर करेंगे। ओके, तो आप याद रखिएगा हर जो भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर डेप्थ लेना है, कहाँ पर इक्विटी ज़्यादा होगा, किस कंडीशन में डेप्थ कंपनी को लेना पड़ेगा, किस कंपनी में किस कंडीशन में इक्विटी लेना पड़ेगा। ओके, तो वो थोड़ा सा आप जब रियलाइज करेंगे, बार बार सीखेंगे, इसको समझेंगे, तब आपको ज़्यादा एनालाइज, इसलिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, रिस्क कंसिडरेशन, जाहिर सी बात है अगर रिस्क ज़्यादा है तो कोई भी डेप्थ प्रेफर नहीं करता है, अगर रिस्क कम है तभी डेप्थ प्रेफर करेंगे। ओके, अगर रिस्क बहुत ज़्यादा है डेप्थ में नहीं जाएंगे, इक्विटी में जाएंगे, और रिस्क कम है तो किस में जाएंगे, तब वो डेप्थ ले सकते हैं आराम से। ओके, क्योंकि आप मालूम है अगर डेप्थ लिया है तो अगर डेप्थ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट नहीं चुकाया तो उसकी पर्सनल क्या, उसकी खुद का जो कंपनी के एसेट्स है उसको बेच कर भी देना पड़ेगा। ओके, दैट्स व्हाई रिस्क कंसीडरेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर मान लीजिए एक कंपनी है उसने ज़्यादा डेप्थ ले लिया है, बहुत ज़्यादा डेप्थ ले लिया, इधर से भी ले लिया, उधर से भी ले लिया, बैंक से ले लिया, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे परेशानी है, वो फ्लेक्सिबल में बहुत रिलैक्स वे में या आराम से बिजनेस नहीं कर पाएगा, टेंशन बहुत बढ़ जाएगा। ओके, तो एक्सेस डेप्थ क्या करता है, ज़्यादा डेप्थ ले लिया तो वो
फ्लेक्सिबिलिटी को हैम्पर करता है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, फ्लेक्सिबल में बहुत ही चाह कर, मान लो कोई प्रोजेक्ट मिलता है उसमें पैसे लगाना है, वो 10 बार सोचेगा, नहीं लगा पाएगा। क्यों? उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया है, डेप्थ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी को हमेशा चेक करते रहना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को कि अगर मैं डेप्थ ले रहा हूँ या मैं कितना डेप्थ ले रहा हूँ, उससे कहीं मेरी कंपनी के फ्लेक्सिबिलिटी को क्या हो, हैम्पर ना हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी को नुकसान ना पहुँचे। इस कंडीशन को सोचते हुए वो डेप्थ लेगा या फिर वो इक्विटी लेगा। ठीक है। नाउ कंट्रोल, अगर बिजनेसमैन, एक फाइनेंस मैनेजर ये चाहता है कि पूरा कंट्रोल बिजनेस में रहे, तो क्या लेगा, जाहिर सी बात है वो क्या लेगा, डेप्थ लेगा। क्योंकि आपको मालूम है अगर वो इक्विटी में पैसा लगाएगा तो पूरा कंट्रोल उसके पास नहीं रहेगा। कंट्रोल किसके हाथ में चला जाएगा, कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के हाथ में चला जाएगा। और उसे पूरा कंट्रोल चाहिए तो वो डेप्थ लेता है, और पूरा कंट्रोल नहीं चाहिए तो वो इक्विटी में प्रेफर कर सकता है। ओके। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें आता है सबसे बड़ा रोल होता है रेगुलेशन। आपको मालूम है कि रूल्स और रेगुलेशन कौन बनाता है, वो बनाता है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके। जो सेबी है सारा रूल्स और रेगुलेशन बनाता है स्टॉक एक्सचेंज का। ओके। अगर सेबी ने बहुत ही अच्छा रेगुलेशन बनाया, यानी बहुत सिंपल और इजी रेगुलेशंस वगैरह बनाया, रूल्स वगैरह बनाया है शेयर्स वगैरह इश्यू करने के लिए, तो कंपनी इजीली इक्विटी में जाएगा, कंपनी इजीली इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकता है। ओके। और अगर सेबी ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स अपनाए हैं शेयर्स को इश्यू करने के लिए, तो कभी भी वो इक्विटी में नहीं जाएगा, फिर वो किस में प्रेफर करेगा, मैक्सिमम डेप्थ में ज़्यादा प्रेफर करेगा, इक्विटी में कम प्रेफर करेगा। ओके। वो डिपेंड करता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की किस तरीके से सेबी ने रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइन किए हुए हैं, बताया हुआ है या बनाया हुआ है। ओके। उसके हिसाब से नेक्स्ट आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा है, आपको मालूम है, या फिर दो ही कंडीशन होता है, या फिर कंपनी या बूम में जाएगा या फिर कंपनी रिसेशन में जाता है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम है कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, रिसेशन में चल रहा है। ओके। बहुत ही खराब और बहुत ही बुरी और अभी तक का बहुत ही बहुत ही बेकार कंडीशन में इस समय बिजनेस का स्तर गिर चुका है। ओके। बहुत ही खराब कंडीशन में चल रहा है, तो रिसेशन चल रहा है। क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट के रिएक्शन को देखकर भी बिजनेसमैन क्या करता है, फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, डिसीजन लेता है कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह से कंपनी का डिसाइड किया जाए, कि इक्विटी लिया जाए कि क्या लिया जाए, इक्विटी लिया जाए कि डेप्थ लिया जाए। तो वो होता है, डिपेंड करता है किस पे, स्टॉक मार्केट रिएक्शन में। अगर मान लीजिए बूम पीरियड में है, कंपनी बूम पीरियड में चल रहा है, यानी कि बिजनेस बहुत फ्लरिश कर रहा है, बहुत प्रॉफिट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। इसलिए कंपनी क्या प्रेफर करता है, डेप्थ प्रेफर करता है। क्या प्रेफर करता है इसमें, डेप्थ प्रेफर करता है। किसमें, बूम में। ओके। अगर कंपनी फ्लरिश हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसमें डेप्थ प्रेफर करेगा। ओके। क्यों, इजी कम इंटरेस्ट में उसे पैसे मिल जाएंगे और डिविडेंड भी कम देना पड़ेगा उसकी। और दूसरा कंडीशन ये है, अगर कंपनी रिसेशन में जा रहा है, रिसेशन में जा रहा है तो कभी भी कंपनी डेप्थ नहीं लेगा। क्यों, पैसे आ नहीं रहे तो भैया इंटरेस्ट कहाँ से चुकाएंगे, इसलिए कंपनी क्या प्रेफर करता है उस समय, इक्विटी प्रेफर करता है। ओके। इक्विटी थ्रू पैसा रेज कर लेते हैं, दैट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, कुछ कंपनीज इसमें बहुत ही ऐसा देखने को मिलता है, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, दूसरे कंपनीज को कॉपी करती है। अरे उसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो क्यों ना हम भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करें, तो वो बहुत बड़ी मूर्खता होती है। ओके। तो एक कंपनी का अपना स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक कंपनी का अपना काम करने का तरीका होना चाहिए। यस, थोड़े बहुत आइडियाज ले सकते हैं कि कैसा है क्या है, पर उसके स्ट्रक्चर को, किसी और कंपनी के स्ट्रक्चर को हम अपनी कंपनी में लागू नहीं कर सकते। ओके। क्योंकि हर कंपनी का स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है, हर कंपनी का वर्किंग स्ट्रेटेजी अलग रहता है, एम्प्लॉयज अलग रहते हैं। ओके। वहाँ का सेल अलग है, वहाँ की मार्केटिंग अलग है, प्रॉफिट मेकिंग अलग है। तो इसलिए क्या होगा, जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो अदर कंपनीज के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, बल्कि एनालाइज करना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को, एक कंपनी को एनालाइज करके अपना स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा कि भाई हाँ, हम डेप्थ ले, हमारे ज़्यादा सुविधा होगा, ज़्यादा फायदेमंद होगा, कि हम इक्विटी ले, उसके थ्रू हमें ज़्यादा फायदा होगा या फिर हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको एक बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान रखते हुए एक फाइनेंस मैनेजर कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है। ओके। और एक बार में ये टॉपिक समझ में नहीं आता है बहुत सारे बच्चों को, इसलिए ज़रूरत है बार बार रिविजन करने की। ओके। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक साल न्यूमेरिकल आता है और एक साल कोई भी फैक्टर उठा के दे देगा एग्जाम में। ओके। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बुद्धिमान बनेंगे कि आप मूर्ख बनेंगे। ओके। इसलिए न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करिए, और दूसरी बात है फैक्टर्स एकदम बढ़िया से प्रिपेयर करिए, क्योंकि हर साल आने वाला है, हर साल आने वाले क्वेश्चंस में से है। ओके। सो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए।